नमस्कार दोस्तों, माधव पाल एकेडमी में दीपक सर आप सबके बीच में। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा था सर कि हम लोग वर्किंग हैं तो टाइम को कैसे मैनेज करें, कैसे स्टडी करें, कैसे प्रिपरेशन करें, थोड़ा गाइड कीजिए करके। तो मैं आप लोगों के लिए एक मास्टर प्लान लाया हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि वर्किंग को फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है, नॉन वर्किंग को फ़ायदा क्या है और नॉन वर्किंग को नुकसान क्या है। मैं कुछ ऐसे टिप्स आपको बताऊंगा जो आपके बिजी शेड्यूल में ख़ास करके वो वर्किंग बंदे जो किसी गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट जॉब में, या वो माताएं बहनें जो हाउस वाइफ हैं, या कहना चाहिए कि किसी प्राइवेट जॉब में या किसी चीज़ों में या घर के कामों में इंगेज हैं, मैं स्पेशली उनके लिए बनाया हूँ। और ये वीडियो अनएम्प्लॉयड जो पर्सन है उनको भी बहुत काम आने वाला है। हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बट कोशिश करें कि आप इस सीरीज़ के, इस क्लास के मूल भाव को समझ सकें, तो इसे स्किप ना करें और इसको समझने की कोशिश करें। कि आपके बीच में मैं अपना भी बात बताऊंगा, स्टूडेंट्स के वर्किंग कंडीशन में क्या मेरिट हैं, क्या डीमेरिट हैं, वो भी बताऊंगा। मतलब मेरिट में कहना चाहिए आपकी हालातों से गुजरते हो, डीमेरिट कंडीशन में आपकी हालातों से गुजरते हो, और नॉन वर्किंग जो पर्सन होते हैं वो मेरिट में, या उनके मेरिट या मेरिट मतलब उसके बेनिफिशियल पॉइंट्स को बोलते हैं, ठीक है। डीमेरिट उनके नुकसान को बोलते हैं। तो वर्किंग में मेरिट क्या होता है और डीमेरिट क्या होता है, और नॉन वर्किंग में मेरिट और डीमेरिट क्या होता है, हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस चीज़ की शुरुआत के पहले एक बात कहूँगा कि ज़िंदगी तेरे किसी रंगों से रंगदारी ना हो पाई। मैं इस चीज़ को पर्सनली बता रहा हूँ कि मैं करियर के कारण अपने दोस्तों को, अपने परिवार को, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा समय नहीं दे पाया, जिसका हमेशा मैं अपने दोस्तों से चर्चा करता हूँ। अपने ओमकार भाई से, रवि से, राजीव से, राजेश से, सबसे चर्चा करता हूँ, पवन भाई से। लेकिन एक बात कहीं न कहीं ये सच है कि ज़िंदगी तेरे किसी रंगों से रंगदारी ना हो पाई। हर लम्हा मैंने कोशिश की पर मैं यारी ना कर पाया। मतलब हर लम्हा मैंने कोशिश की पर यारी ना हो पाई। कि ज़िंदगी तेरे किसी रंगों से रंगदारी ना हो पाई, हर लम्हा मैंने कोशिश की पर मुझसे यारी ना हो पाई। माफ़ करना दोस्तों, समय नहीं दे पाया करियर के कारण, लेकिन आप सब समझते हैं, ये अच्छा लगता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, समझिए बात को। पहले मैं आपको वर्किंग लोगों के एक सिचुएशंस के बारे में बताऊंगा। देखिए, अगर आप काम करते हैं, जब आप वर्किंग होते हैं, तो आपको मेरिट क्या होता है और डीमेरिट्स क्या होता है उसको समझना। फिर आप नॉन वर्किंग बंदे भी इस वीडियो को देख रहे हैं, फिर वो भी अपने कंडीशंस को मेज़र करना। थोड़ा वीडियो लंबा होगा तो मैनेज करना। जो वर्किंग पर्सन होते हैं उसको मेरिट मतलब उनको क्या लाभ है, जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको क्या लाभ है उसको समझना, फिर नुकसान समझना, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये सब जाके आता है आपके सपनों पे आके रुकेगा। तो वर्किंग जो बंदा होता है वो, उसकी मेरिट या उसके लाभ के बारे में या बेनिफिशियल पॉइंट आपको बोलूँ तो सबसे पहला होता है कि उसके पास एक इनकम का साधन हो जाता है। आप सोसाइटी के बीच में 4 पैसे कमाने में सक्षम हो जाते हैं, ठीक है, ताकि आप अपने डेली खर्चों को या परिवार के बेसिक नीड को, या आपके कॉपी किताब के जो भी खर्चे हैं, कोचिंग के फीस हैं, या इन सब चीज़ों को आप बैलेंस कर लेते हो, कहीं पेड कोर्स ले लेते हो, ठीक है। हालांकि मेरा तो फ्री क्लासेस आप पढ़ रहे हो। दूसरा बात, इनकम के अलावा जो आता है सोशल रिस्पेक्ट। जब आप कमाना चालू करते हो, चाहे ज़रूरी नहीं है कि वर्किंग केवल गवर्नमेंट में ही होगा, ऐसा नहीं है, आप प्राइवेट में भी वर्किंग होते हैं। तो पहला तो आपको इनकम मिलता है, दोनों तरीके से पैसा मिल रहा है। दूसरी जो बात आती है वो होता है सोशल रिस्पेक्ट। आपको समाज में 4 के बीच में सम्मान मिलता है कि ये व्यक्ति काम करते करते आगे बढ़ने की चाह रख रहा है, या ये व्यक्ति आज के इस समय पे 2 पैसा कमा रहा है। एक सोशल रिस्पेक्ट मिलना चालू हो जाता है। पहला में इनकम, दूसरा में सोशल रिस्पेक्ट। तीसरा क्या होता है, जब आपके पास में पैसा होता है तो आप स्ट्रेस फ्री लाइफ जीते हैं। कैसा? बिना तनाव के, बिना परेशानी के आप एक अच्छी ज़िंदगी जी पाते हैं। जब आपके हाथ में एक अच्छा खासा सैलरी आती है, अच्छा खासा नहीं बोलूँगा, एक गुजारा भत्ता की भी सैलरी आती है, तो भी आपके पास उतना तनाव नहीं होता जितना तनाव उस व्यक्ति के पास होता है जो व्यक्ति 2 पैसा कमाने के लिए जूझता रहता है।
और उसके हाथ में कुछ आता नहीं, तो एक स्ट्रेस फ्री लाइफ आप जी पाते हैं। और चौथा जो बिंदु है, आप किसी मैटर पे फोकस हो पाते हैं, किसी तथ्य पे, किसी बिंदु पे जब आप चर्चा करें, जब उसकी पढ़ाई करें या जब आप गोल बनाएं, तो आपका इकोनॉमिकल टेंशन ख़त्म हो जाता है, आप वहाँ पे फोकस हो पाते हैं। चौथा जो चीज़ है, आप अपनी ज़रूरतों का, अपने बेटे का, अपनी वाइफ का, अपने माता पिता का रिक्वायरमेंट को क्या कर लेते हैं, फुलफिलमेंट करने की क्षमता पैदा कर लेते हैं। तो वर्किंग के साथ में 1 2 3 4 5 ये 5 प्रमुख बिंदु जो मैंने अभी तक रिसर्च किया, उसके आधार पर मेरे को ये बेनिफिट मतलब मेरे को दिखा, जो लाभ जो दिखा कि एक काम करने वाले व्यक्ति के साथ में क्या लाभ हैं, ये इतने सारे लाभ हैं। अब सिक्के के दो पहलू होते हैं दोस्तों। आप सभी पढ़े लिखे हैं, सभी एस्पिरेंट हैं और सभी बड़े कहना चाहिए कि अच्छे सपनों को डिज़र्व करते हैं, लेकिन आपको वर्किंग के साथ में जो डिमेरिट है, जो नुकसान है, वो भी आपको जानना पड़ेगा। जैसे मैं एक वर्किंग हूँ, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्टेड कहना चाहिए कि इंडियन रेलवे पे मैं काम कर रहा हूँ। हालांकि मैंने 4 बार पीएससी मेंस निकाला, फिर मैंने असिस्टेंट ग्रेड का पेपर निकाला, अब 2 बार ग्रुप डी भी मैं निकाल लिया, और कहना चाहिए कि असिस्टेंट लोको पायलट का निकाला, आंखों के कारण मैं ज्वाइन नहीं किया। मतलब एग्ज़ाम देता हूँ, मेरा तो मेन काम टीचिंग है, ठीक है। और नेट में 0.4 से मैं कटा था, आप लोग मेरे स्टेटस भी देखे होंगे, नेट में 0.4 से मैं कट गया। नेट भी मेरे हाथ से इंडियन हिस्ट्री में क्लियर होते होते रुक गया। और कहना चाहिए इकोनॉमिक सर्वे का आप लोगों के लिए कंटेंट रेडी हो रहा है, बुक तैयार हो रहा है, क्लासेस ले रहा हूँ, 60 बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं, 8 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो मेरा जो रुतबा है या मेरा जो कहना चाहिए जो एरिया है वो टीचिंग है। तो अपना एक कहना चाहिए डिज़ायर फॉर्म होता है, हो सकता है कि मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं रिज़ाइन भी कर दूँ, 2 और भी जॉब को मैंने ज्वाइन नहीं किया। तो वैसे ही क्या होता है कि ये अपना एक एरिया होता है, एरिया ऑफ वर्क होता है, आप किस क्षेत्र में काम करना पसंद करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसके साथ आपको बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जैसे डीमेरिट्स क्या है, अब देख रहा हूँ, सबसे बड़ा मेजर पॉइंट आता है टाइम का इशू। जब आप वर्किंग होते हैं तो ये तो फ़ायदा आपने पा लिया, लेकिन नुकसान क्या झेलना है ये देखो। अभी रात के 9 बजे, रात के ठीक 9 बजे मैं क्लास ले रहा हूँ लाइटिंग करके, शायद आप लोगों को समझ आ रहा होगा, नाइट का टाइम है ये। और रात को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि दिन भर मैं ड्यूटी में था। एक व्यक्ति जब जॉब करता है, चाहे प्राइवेट में करे चाहे गवर्नमेंट में करे, मिनिमम 8 घंटे का नौकरी उसको करना पड़ता है, आना जाना अलग, ठीक। फिर उसके बाद में नहाना धोना, प्रिपरेशन करना, नाश्ता, टिफ़िन डब्बा लेकर के जाना। तो सबसे बड़ा चीज़ होता है टाइम का इशू। आप टाइम मैनेजमेंट आप ऐसा फंसते हो कि आप दूसरों के जैसा ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं। दूसरा, आप फैमिली के बीच में कहना चाहिए कि अपने समय को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते हो, चीयर अप नहीं कर पाते हो अपने लाइफ को, किसके साथ, फैमिली के साथ में। तीसरी बात, आपके जो रिलेटिव होता है उसके साथ आपके जो संबंध होते हैं, चाहे वैवाहिक संबंध हो या पारिवारिक संबंध हो या भाई बहन या मामा भांजा का संबंध हो या दोस्ती यारी हो या कहना चाहिए कि आपके नेबर हो, उनके साथ आप रिलेशन सही मेंटेन नहीं कर पाते, क्योंकि आप एक बड़ा हिस्सा आप ऑफिस में दे रहे हो और बचे हिस्से को आप क्या कर रहे हो, अपने पढ़ाई में और अपने पर्सनल काम में दे रहे हो। और इसमें जो सबसे जो भयंकर जो गंदा चीज़ आता है, जिसको मैं पर्सनली फील करता हूँ, आप चीयर नहीं कर पाते, दोस्तों के साथ जॉय नहीं कर पाते, 4 दोस्तों के साथ उठ बैठ नहीं पाते, समय नहीं दे पाते। तो ये चीज़ होता है कि चलो भाई हम रिलेशन को तो समय नहीं दे पा रहे हैं, रिलेटिव को कोई बात नहीं, लेकिन आप दोस्तों से भी कट जाते हो, क्योंकि आपने जो रास्ता चुना है कि ज़िंदगी तेरे किसी रंगों से रंगदारी ना हो पाई, हर लम्हा मैंने कोशिश की पर यारी ना हो पाई। तो यहाँ पे दोस्त मुझे डांटते हैं, गाली देते हैं, बकते हैं, गुस्सा करते हैं, लेकिन समझते हैं, मेरे सारे दोस्त अच्छे हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये है कि ये एक तो डीमेरिट ये भी हो जाता है। तो ये 1 2 3 4 बिंदु का नुकसान हमारे साथ होता है वर्किंग के साथ, मैंने देखा है। आगे मैं आपको बता रहा हूँ नॉन वर्किंग जो होता है उसको क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। अब इस बिंदु को उन बच्चों को समझना है जो जॉब नहीं कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब उनको मेरिट क्या क्या फ़ायदा मिलता है, देखिए मैं कभी जब नॉन वर्किंग था या जब कभी मैं लंबी छुट्टी में होता हूँ तब मैं इस कंडीशन में आ जाता हूँ, ठीक है। तो मैं इसमें क्या देखा, मेरिट क्या है, क्या लाभ है इसके, जो काम करने वाले बंदे नहीं हैं, जो नॉन वर्किंग है, उनके साथ फ़ायदा क्या है। टाइमिंग उनके पास बहुत ज़्यादा 100% समय मिलता है उनको पूरा, वो जहाँ चाहे वहाँ वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है।
दूसरा, फैमिली को टाइम दे सकते हैं, फ्रेंड्स को टाइम दे सकते हैं, इतना वो अपना कहना चाहिए कि एक अच्छा रिलेशनशिप चार के बीच में मेंटेन कर सकता है जो नॉन वर्किंग व्यक्ति है वो, क्योंकि उसके पास समय है। वो किसी काम में इंगेज हो सकता है, वो चाहे तो आज पढ़ेगा, सुबह उसको रिवीजन कर सकता है, फिर थोड़े समय बाद वो अपने दोस्तों से, अपने सीनियरों से गाइडेंस ले सकता है कि मैंने इस चीज़ को पढ़ा है सर, मैं इसमें और क्या चीज़ ऐड करूँ। फिर टारगेट यू कैन अचीव, जो आप देखते हो सपना, आप उसको क्या कर सकते हो, 100% टाइमिंग का यूज़ करके आप उसे अचीव कर सकते हो और एक दिन आपको गोल मिल जाता है। तो ये सब मेरिट है, 1 2 3 4, 4 प्रमुख मेरे को मेरिट दिखा। एक तो टाइमिंग फुल मिलता है, फैमिली और फ्रेंड्स और रिलेटिव को आप अच्छे से समय बीच बीच में दे सकते हैं। जब आप जॉब वॉब में नहीं हैं तो खास करके दोस्तों को तो दे ही सकते हो, है ना। और आप टारगेट कर सकते हो किसी एक चीज़ को, और आप टारगेट करके उस गोल को इस कंडीशन में जल्दी अचीव कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये अचीव नहीं करेगा, ये भी करेगा, लेकिन इनको जो समय मिल रहा है और आपको जो समय मिल रहा है वो आपको 3 गुना समय मिल रहा है, आपको 4 गुना समय मिल रहा है। ये आदमी अपनी ज़िंदगी का आधा समय काम में दे दिया, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो चाहे सरकारी नौकरी हो, ठीक। लेकिन आपके पास में टाइमिंग पूरा है, आप चाहो तो अच्छे से यूज़ करके आप भी कम समय पे सेलेक्ट हो सकते हो, पढ़ सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, बिजनेस प्लानिंग कर सकते हो, एक अच्छा टीचर बन सकते हो, एक अच्छा मोटिवेटर बन सकते हो, ठीक। लेकिन आप क्या करते हो, इस टाइम को बर्बाद कर देते हो, है ना। 10 बजे उठोगे, फिर खाना वाना खा के 2 बजेगा, खाना खाने के बाद में 1 घंटा फेसबुक चलाओगे, यूट्यूब वगैरह देखोगे, जबकि यूट्यूब में पढ़ना चाहिए था, लेकिन आप क्या कर रहे हो, हाँ बाहुबली सीज़न 2 कटप्पा ने कैसे मारा वो देखते हो, है ना। यही तो समस्या है। समझो इस चीज़ को, ये जो समय है कि ज़िंदगी तेरे किसी रंगों से रंगदारी ना हो पाई, वो बाद में आपको भी खलेगा, जो मेरे को खलता है कि मैं अपने दोस्तों को समय नहीं दे पाया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब मुझे ज़रूरत था, ठीक है, जब मुझे ज़रूरत है या जब मुझे ज़रूरत था, मैं आपके कंडीशन में बात कर रहा हूँ, अभी आपको क्या ज़रूरत है, सबसे पहले एक एक इनकम का ज़रिया जनरेट करना है ना। दोस्त आपको समझेंगे, क्योंकि अच्छा दोस्त है तो ज़रूर समझेगा, वो साथ देगा, और कभी न कभी आप कि हर लम्हा मैंने कोशिश की पर यारी ना हो पाई, कि हर लम्हा वो समझेगा अच्छा दोस्त है तो, और नहीं अच्छा दोस्त तो छोड़ दो उसको। एक अच्छा दोस्त हम लोग, मैं अपने दोस्तों से, मेरे भाइयों से, नवीन, ओमकार, कुमार, राजीव, शीतल, सब दोस्तों से मिलता हूँ मैं, अपने सुनील सर से बात करता हूँ, मित्रों से बात करता हूँ। सब समझते हैं मैं टाइम नहीं दे पाता, लेकिन मेरे दोस्त लोग जानते हैं कि मेरा बिजी शेड्यूल है। तो आप क्या करो, अपने आप को इंगेज रखना चालू करो, आप 100% टाइम का यूटिलाइज़ करो, फैमिली को समय दो, थोड़ा समय फ्रेंड्स को दो, क्योंकि आपके पास टाइम ज़्यादा है, पूरा कटो मत। हमारी कंडीशन और आपकी कंडीशन में बहुत विविधताएँ हैं, ठीक है। और आप टारगेट करो एक गोल को जिसे आप प्राप्त कर सको। ये तो आपका मेरिट हो गया, क्योंकि आप कर सकते हो, बिकॉज यू हैव मैक्सिमम टाइमिंग। अब डीमेरिट आपके साथ क्या है, अब इस चीज़ को समझना। नॉन वर्किंग के साथ में जो डीमेरिट है, ध्यान से समझना ना मुकेश, ध्यान से समझो, ठीक है। लता, अंकिता, सोनिया, ज्योति, ध्यान से समझो इस चीज़ को। डीमेरिट अगर है तो सबसे पहला जो मेन इशू है मनी प्रॉब्लम। देखिए भाई, कुबेर को भी धन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो मनी प्रॉब्लम सबसे बड़ा चीज़ होता है इस हालात में जब आप वर्किंग नहीं होते हो। हाल ही में मेरे एक अच्छे मित्र हैं, स्टूडेंट हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं, हमारे नागेश भाई का लगा है, पहले वो कितना मनी प्रॉब्लम से जूझते थे, आज वो हमारे पहल एकेडमी के मेंबर हैं और उनका सिलेक्शन हुआ है। आज वो अच्छे से गवर्नमेंट जॉब में हैं, 60 बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं। तो इनका ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गया थोड़ा मेहनत करके, क्योंकि उन्होंने इसका यूज़ किया। और आप लोग क्या करते हो, वही 9 बजे 10 बजे उठोगे, नहाओगे धोगे, फिर हाँ भाई कहाँ है लगा है, क्योंकि 149 में तो 28 दिन फ्री है जियो। इसलिए समझो अब इस चीज़ को कि आपके साथ दिक्कत क्या हो सकता है या क्या होगा अगर नहीं सुधारोगे तो। मनी प्रॉब्लम तो होगा ही होगा। दूसरा, नौकरी नहीं तो छोकरी नहीं बोलते हैं ना। मनी प्रॉब्लम के साथ साथ में मैरिज इशू आएगा आपके साथ में। आप सही टाइम पे अपने पारिवारिक जीवन की शुरुआत नहीं कर पाओगे। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोनों को आप कहना चाहिए अच्छे से बैलेंस नहीं बना पाओगे अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो, है ना। चाहे गर्ल हो तो भी चलेगा, बॉय हो तो भी चलेगा, लेकिन कैसे भाई, आपको मैरिज करना है तो पैसा है तो नौकरी है तभी तो छोकरी मिलेगा ना। तो समझो इस चीज़ को, मनी प्रॉब्लम आपका ख़त्म करो, फिर आप जिससे चाहोगे उससे आपके माँ बाप आपकी शादी कराने को तैयार हो जाएंगे। और लड़की के पापा भी या लड़की के पिता भी आपको ना नहीं कह पाएंगे, आपके सोशल कंडीशन को देखेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल कंडीशन से रिलेटेड होती है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है तो वो धीरे से सामाजिक स्थिति को, आपकी व्यक्तिगत सामाजिक स्थिति को मजबूत कर देता है, ठीक है। तो एक तो मैरिज इशू आपका यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा।
जाएगा, एक सही टाइम पे आप शादी करके इस ज़िंदगी को जी सकते हो। माँ बाप को कहना चाहिए कि माँ बाप के साथ में बाकी बचा हुआ ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हो, फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ लाइफ को जी सकते हो। तीसरा, रिलेटिव के ताने बाने आपको जीने नहीं देंगे। बोलेंगे अरे अभी तक पढ़ रहा है, अरे तेरा ग्रुप डी कब निकलेगा, अरे तेरा ग्रेड 3 कब निकलेगा, अरे तू नेट का तैयारी कर रहा है, अरे तेरा पीएससी प्री कब, तो प्री निकाल भाई। तेरे को ताना मार देंगे पूरा। मतलब आप नॉन वर्किंग कंडीशन में अगर सही से नहीं पढ़ोगे तो पहला मनी प्रॉब्लम झेलोगे, मैरिज में इशू आएगा, सही टाइम में आपकी शादी नहीं लगेगी। मैं बहुत सारे मेरे दोस्त हैं सही टाइम में उनकी मैरिज नहीं हो पाई, अब अभी भी उन लोग देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास जॉब नहीं है, काम का साधन नहीं है, और वो छोटा जॉब समझते हैं, प्राइवेट जॉब को छोटा जॉब समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, मैं अपनी ज़िंदगी की शुरुआत, मेरे दोस्त लोग जानते हैं, है ना, कृष्णा है, हरी है, कुमार है, इन लोग सब जानते हैं। मैं छोटा था तो कुछ दिन ही सही मैं फ्रूट में काम किया हूँ, फल बेचता था मैं। और उसके बाद में इंजीनियरिंग में, मेरे जो इंजीनियरिंग साथ में पढ़े हैं, मेरे गांव के भी दोस्त लोग जानते हैं, इंजीनियरिंग में मैं कोचिंग कराता था। जब मैं इंजीनियरिंग करता था उसके बाद आके इंग्लिश की क्लासेस लेता था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप कहना चाहिए कि मनी जनरेट करने के लिए आप रास्ता नहीं ढूंढ सकते। बस ये है कि आपको रास्ता ढूंढने का कोशिश करना पड़ेगा, कि कोशिश करोगे तभी आप जीतोगे, और जीतोगे तभी आपका एक अस्तित्व बन पाएगा। ठीक है, तो मैं छोटा था तभी काम के बारे में सोच लेता। पापा के साथ हालर मिल में काम करता था, सभी मेरे गांव के दोस्त जानते हैं, मिल चलाता था मैं पापा के साथ। उसके बाद मैं फल बेचने कुछ दिन गया, बट मेरे पापा को लगा कि मैं ज़्यादा अच्छा एजुकेशन में कर सकता हूँ, तो उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए मोटिवेट किया और मुझे इंजीनियरिंग के लिए वो सजेस्ट किए। फिर मैंने कहना चाहिए कि मैथ और बायो मैंने दोनों लेके पढ़ा है, एडिशनल सब्जेक्ट था मेरा। फर्स्ट डिवीज़न के उस समय का फर्स्ट डिवीज़न था, 64.2 है, आप कभी भी कहे तो रिज़ल्ट दिखा सकता हूँ मैं। उस समय का मेरा 64.2% था, और कहना चाहिए कि मैथ और बायो दोनों में मैं निकाला, और उसके साथ पीईटी में हुआ मेरा सिलेक्शन, एग्रीकल्चर में मेरा सिलेक्शन हुआ, ठीक है, और पॉलिटेक्निक में हुआ, ये 3 चीज़ों में हुआ। लेकिन पीईटी में सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में हो गया, तो मैं सरकारी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर जीजीयू में मैं इंजीनियरिंग करने चला गया। तो कहीं ना कहीं ये मोटिवेशन मेरे को पापा से मिला। पापा बहुत दिन रात मेहनत करते थे, मेरे पापा किसान हैं और मिल चलाते हैं, मिल में हालर मशीन का काम करते हैं, उसमें पापा के साथ मैं बचपन से काम किया हूँ। उसके बाद कुछ दिन बाद 12वीं के बाद में जब हमारे गांव में बिजली चली गई, मतलब जो ट्रांसफार्मर होता है वो उड़ गया, कुछ दिन में फल वल भी बेचा हूँ, लेकिन मैं लोगों को नहीं बताया, वही जानते हैं जो मुझसे जुड़े थे। इंजीनियरिंग के साथ साथ में मैं क्या किया, कोनी में हमारा रिवर व्यू कॉलोनी है, मैं वहाँ इंग्लिश की क्लासेस लेता था, इंजीनियरिंग करता था, फिर कॉलेज से आकर के बच्चों को कोचिंग पढ़ाता था। इसका एग्जाम्पल आप प्रूफ चाहें तो जैसे आप रिवर कॉलोनी में घुसेंगे वहीं पे आप आबिद भैया का घर है, उनके बच्चे मेरे से पढ़ते थे, और पूरा कॉलोनी का बच्चा मेरे से पढ़ता था। मेरे पूरे एक एक दोस्त लोग जानते हैं कि मैं क्लासेस लेता था, और आज भी ड्यूटी के बाद मैं ये क्लासेस ले रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, जहाँ चाह वहाँ राह। ठीक है, तो पहला तो मनी प्रॉब्लम, दूसरा मैरिज इशू आएगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी आपसे नाराज हो जाएंगी, तीसरा रिश्तेदार लोग चप्पल भिगा के आपको मारेंगे, है ना, मतलब ताने बाने देंगे, ब्ला 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 एंड सो एंड सो एंड सो। ठीक, दूसरा लक्ष्य से आप भटकोगे, लक्ष्य से भटकना ऐसा होगा आपका, आप समझ नहीं पाओगे। कभी पटवारी आएगा तो पटवारी को दोगे, कभी आरआई आएगा तो आरआई को दोगे, कभी हष्टाधीक्षक आया फिर उसमें फिर फोकस करोगे, एडीओ आया तो एडीओ का तैयारी करोगे। अरे भैया, आपको भी 1 साल मिलता है और एक सीरियस कैंडिडेट को भी 1 साल मिलता है, उसने फोकस करके एक ही चीज को तैयारी कर दिया, और आप क्या किए, 12 महीने में 12 वैकेंसी में एक मेहनत दिए। समस्या यही है इनके साथ, 10 जगह जब दिमाग को बांटोगे ना, ऐसे ही होगा। आगे देखो, इस चीज से बचने के लिए अब आप यहाँ पे डिसाइड यही करना है कि आपको वर्किंग हो के मेरिट उठाना है या नॉन वर्किंग हो के मेरिट उठाना है, जिसमें आपका कॉस्ट बेनिफिट एकदम जीरो है, कुछ फ़ायदा नहीं है आपको। इसमें बहुत फ़ायदा, इनकम हो रहा है, समाज में एक अच्छा स्थान आपको मिलेगा, एक सभ्य व्यक्ति होंगे क्योंकि वर्क करते करते तैयारी करेंगे, स्ट्रेस फ्री एक लाइफ जिएंगे, फोकस कर पाएंगे आप एक ही टारगेट पे। जैसा मेरा फोकस क्या है, क्लासेस लेना, आपको पढ़ाना, पहले पढ़ना देन आपको पढ़ाना। मेरा टारगेट एग्जाम निकालना नहीं रहता, मेरा टारगेट है अपने पैशन को जीना, अपने हॉबी को जीना, अपने पैशन को जीना, आपको पढ़ाना, ये मेरी लाइफ है। ठीक है, तो वैसी वर्किंग होने के साथ साथ आप इनकम जनरेट करोगे, सोशल स्टेटस आपका मजबूत होगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, स्ट्रेस फ्री लाइफ मिलेगी, एक काम में फोकस होगा, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फुलफिलमेंट की कैपेसिटी होगी, आपके पास एम्पावरमेंट होगा।
और इसमें टाइम मिला लेकिन वेस्ट हो गया, फैमिली को टाइम दिए बट पढ़े नहीं, फ्रेंड के साथ घूमे लेकिन कुछ अच्छा चर्चा नहीं किए, टारगेट यू कैन अचीव बट ये अचीव नहीं कर रहे हो, कोई गोल नहीं है। उससे अच्छा है कि आप काम करो, 2 पैसे कमाओ और ये मेरिट का फ़ायदा उठाओ। अब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको किस में फ़ायदा है। मुझे पर्सनली फील होता है कि मेरा टाइम स्टडी में कम जाता है और मैं जॉब में अपने एक बड़ा समय दे रहा हूँ वर्किंग के साथ, लेकिन मेरे साथ बेनिफिट ये चीज़ें हैं। तो कुछ चीज़ के प्रो एंड कॉन्स रहते हैं ना, बस वही चीज़ आपको समझना है। आप ये चयन कीजिए कि आपको ये चाहिए या ये चाहिए। अब मेन आइए मेरे गुरु मंत्र पे। अब आइए उस बिंदु पे, एक 9 बिंदु मैं आपके लिए तैयार किया हूँ पहल टिप्स के नाम से। आपको मैं टिप्स देना चाहता हूँ कि आप काम करते करते कैसे किसी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब समझिए, आमतौर पर आप क्या करते हो, नौकरी के पीछे भागते हो, जबकि सही तरीका क्या है किसी परीक्षा को निकालना। मैंने एग्ज़ाम निकाले हैं, आप सभी ग्रुप में देखे भी हो और सब जानते हो कि मेरा टीचिंग एबिलिटी कैसा है। कहीं ना कहीं इतना मेहनत किया हूँ पेपर निकालने के लिए, तभी तो सक्षम हूँ पढ़ाने के लिए। बिना मेहनत कोई ऐसा नहीं पढ़ा सकता कोई भी व्यक्ति। आपको पढ़ना पड़ेगा, फर्स्ट रीड देन टीच। सबसे पहले आप परीक्षा के पीछे मत भागो, सिलेबस को कंप्लीट करो। आप ये दिमाग में दौड़ाओ कि कैसे मैं सिलेबस को कंप्लीट करूं। ये मत सोचो अरे यार एक एडीओ का पोस्ट मुझे मिल जाता तो। सपने ना देखो लल्ला, सपने छोड़ो, एक्शन लेना चालू करो। तो सबसे पहले आप क्या करो, सिलेबस को कंप्लीट करने में अपनी एनर्जी लगा दो। दूसरा बात, आप क्या करो, एक किसी सिंगल एग्जाम को टारगेट करो। ये काम मत करो कि एक साथ एडीओ भर दिया, एक साथ एबीओ भर दिया, एक साथ आरआई भर दिया, बीच में कुछ आ गया तो एमए कर लिया, बीच में कुछ और कर लिया, बीच में बीएड कर लिया और सबका थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया। तो ये काम ना करो। आप क्या करो, एक सिलेबस को पहले मारो, पूरा फिनिश करो उसको। ठीक है, भले साल भर आप समय लो, 100% नेक्स्ट ईयर आपका एग्जाम प्री निकलेगा और व्यापम में आपका अच्छा रैंक आएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका हो जाएगा। तैयारी का मतलब केवल सरकारी नौकरी लेना नहीं है। तैयारी का मतलब व्यक्तित्व में निखार करना है, सभ्य व्यक्ति बनना है। व्यक्तित्व में निखार होता है, आपकी कलम में पावर होता है। आज मैं पढ़ा हूँ कहीं ना कहीं, तो आज की ही बात बता रहा हूँ, आज 18 जुलाई की बात। राजभाषा आयोग से, रेलवे से मैंने जो 2 कविता लिखा था, मेरे सपनों का भारत और आखिर हम क्यों डरे। इन 2 कविताओं को क्या हुआ है, राजभाषा आयोग ने, केंद्र सरकार के राजभाषा आयोग ने पुरस्कृत किया है। मेरे स्टेटस में आप लोग पढ़े भी होंगे और वो कविता कभी पढ़ के सुनाऊंगा समय रहा तो। और पुरस्कृत किया है सम्मान राशि के साथ में। ठीक है, तो पढ़ते हैं तब आप बढ़ते हैं। जब आप पढ़ते हैं तो कोई ना कोई आपको इज्जत देना चालू करता है, आपका रिस्पेक्ट बढ़ना चालू होता है, सब दोस्तों के बीच में, समाज के बीच में। और काका बाबू तो सब तरफ रहते हैं आलोचना करने वाले, उनसे बचो, उनसे डरो, उनसे दूर रहो। डरो मतलब कांपना नहीं है, डर के डरो भैया तू ही सही है, उससे दूर रहो। आलोचना करने वाले, बुराई करने वाले, कुंठित विचारधारा के लोगों से दूर रहो। अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ जियो और कम से कम कहना चाहिए ऐसे लोगों के कांटेक्ट में रहो, दूर रहो, खुश रहो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। दूसरा, आप क्या करो, किसी सिंगल एग्जाम को टारगेट करो। ये नहीं कि 10 पेपर निकल रहे हैं तो 10 पेपर को करो, ये बिल्कुल गलत पाथ है। आपको इस पाथ में नहीं चलना है। अब मिनिमम आप क्या करो, स्टडी हावर के बारे में आप लोग बार बार पूछे हो, 17-18 मैसेज कर दिए, सर कितने घंटे पढ़ें, आपने एग्जाम निकाला कितने घंटे में निकाला, इतने बार पीएससी चर्चा बार आप लिखे हो तो आप कितने घंटे पढ़ते हो। भाई मैं वर्किंग आदमी हूँ, मैं 5 घंटा, अति हो गया तो 5 घंटा देता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं दे पाता। एक सच्चाई है, मिनिमम 6 घंटा आप डेली 5 से 6 घंटा दे रहे हो ना, इनफ है यार सिलेक्शन के लिए। एक अच्छा माइंड के डेवलपमेंट के लिए आप एकदम 5 घंटा मार दो, आपके लिए बहुत समय है। मैं ये नहीं कहता रेगुलर मारो, रेगुलर तो आइंस्टीन भी नहीं कर पाएगा, आप वैज्ञानिक नहीं हो। जो 1.5% 2% जो लोग होते हैं ना, उनका दिमाग अलग होता है, वो 1.5% ही यूज़ कर पाए, 2% यूज़ कर पाए। हम लोग दशमलव में कर रहे हैं। ठीक है, तो समझो इसी दशमलव को ऊपर लेके जाओ। तो मिनिमम आप 5 से 6 घंटा पढ़ लीजिए। अगर आप वर्किंग हैं, हाउस वाइफ हैं, तो कैसे भी करके पढ़ेंगे। जब आपका बेटा सोता है तब आप पढ़ लो, जब आपका बेटा स्कूल जाता है तब आप पढ़ लो, या जब आप ऑफिस में रहते हैं उसके बाद समय मिलता है लंच का, वहाँ पे थोड़ा सा वीडियो निकाल के फटाफट देख लो और की पॉइंट बनाते रहो वीडियो देखते देखते। मेरे वीडियोस इतने सारे मैं सीरीज में ले रहा हूँ, आपको एक बुक नहीं पढ़ना पड़ेगा यार। इंडियन हिस्ट्री का पूरा सीरीज चल रहा है, भारतीय इतिहास का, और तब तक आपको पढ़ाऊंगा जब तक कहना चाहिए कि उस सिलेबस में पूरा उसका निपटा नहीं देता हूँ इंडियन हिस्ट्री का, वो भी अपने स्किल के साथ, अपने नॉलेज के साथ, अपने अनुभवों के साथ। इतने एग्जाम निकाले, इतने दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ, 8 साल के पूरा निचोड़ को मैं आपको दे रहा हूँ। समझो इस चीज़ को। बड़े कोचिंग में जाओगे तो आपको पैड करना पड़ेगा सब चीज़ को, तब जाके आपको सीख पाओगे। और ये मेरे अनुभवों को सीखो, ईमानदारी से सीखो।
ठीक है। मिनिमम 5 से 6 घंटा पढ़ो। अवॉइड करो पार्टी और दोस्तों के साथ में घूमना फिरना, ज़्यादा नहीं घूमना। गैदरिंग अवॉइड करो, फ्रेंड्स के साथ घूमना वूमना अवॉइड करो, पार्टी अवॉइड करो, कम से कम पार्टी करो। महीने में एक आध बार पार्टी कर लो, है ना। दोस्ती यारी में पीना खाना दो, घूमना फिरना, जो आपको ठीक लगे। अपने शब्दों में मैं खुल के बोल रहा हूँ। आप क्या करो, अवॉइड करो पार्टी को, दोस्तों को और गैदरिंग को। पार्टी मतलब केवल पीना ही नहीं होता। पार्टी मतलब किसी के गृह प्रवेश में जाना हो गया, कहीं और उठना बैठना हो गया, किसी के छट्ठी में जाना हो गया, किसी के विवाह में जाना हो गया, कहीं दुख के काम में जाओ, 10 कर्म वगैरह में जाओ, काठी में जाओ। लेकिन बाकी पार्टी में को आप अवॉइड करो, क्योंकि आप बचे हुए समय को क्या कर रहे हो, अपने भविष्य के निर्माण के लिए यूज़ कर रहे हो। फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा घूमो फिरो मत, मिल गए हाय हेलो कर लो। और दोस्त जो बनाओ अपने लाइन का बनाओ। अगर वो आपके लाइन का है, आपके जैसे विचार रखता है, सोचता है, उससे लाभ होगा। अपने से अनुभवी लोगों को दोस्ती रखने की कोशिश किया करो। एक सक्षम और अनुभवी व्यक्ति आपको कुछ सिखा सकता है, बजाय एक छोटा सा कहना चाहिए कि अनुभवहीन व्यक्ति। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति बड़ा और छोटा अपने कर्मों, अपने ज्ञान और अपने अनुभवों से होता है। शरीर से, हाइट से, ऊंचाई से, उम्र से नहीं होता। वो बड़ा होता है अपने विचारों से, अपने कर्मों से, अपने बुद्धि से और अपने परिश्रम से। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को अवॉइड करो। और आप एक क्या करो, डिस्टेंस फ्रॉम वर्किंग ऑफिस या वर्किंग प्लेस या वर्किंग जॉब, आप उस जगह से दूरी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कम से कम दूरी में अपना रूम लो। जैसे मेरा घर दूर है, बट 12 से 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कोई ज़्यादा दूर नहीं है। आप आराम से जिस जगह जॉब कर रहे हैं, तो आप 20-20, 30-30, 40-40 किलोमीटर से गाड़ी चला के मत आइए। आपका हाथ पैर दर्द करेगा, ब्रेक लगाओगे, गियर लगाओगे, बारिश धूप बादल सब रहेगा। जैसे मेरा घर मेरे वर्किंग ऑफिस से मान लो 12 से 14 किलोमीटर है, तो उतना मैं डेली कर लेता हूँ, उतना डिस्टेंस मुझे पोसा जाता है। तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हो सके तो आप किनारे कमरा किराया ले लो, जो 5 से 6 किलोमीटर के अंदर में होगा। एक एवरेज जो दूरी होता है 5 से 6 किलोमीटर, अपने ऑफिस से वहाँ ले लो, और वहाँ से रह के जल्दी अपने टाइम को आप सेव कर सको, कम थको और आप पढ़ाई करो। फिर आप क्या करो, साइलेंटली अपने कामों को, अपने चीज़ों को मैनेज करना सीखो। मतलब ऐसा मैनेज करो जो किसी को पता मत चले। मतलब कैसे, ऑफिस से आने के बाद में किसी दोस्त यार से कोई चर्चा नहीं इस मैटर में कि भाई मैं जाके पढ़ूंगा, मैं जा रहा हूँ। आप ऑफिस से आने के बाद में अपने बुक उठाओ। आपने केवल सिलेबस कंप्लीट करने का टारगेट रखा है, केवल सिंगल एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो, ना कि 10 पेपर को। चुपचाप ऑफिस से आने के बाद में कमरे के अंदर चाय वगैरह पी के फ्रेश होकर के आप क्या करो, तैयारी में लग जाओ। तो साइलेंटली चुपचाप आप मेहनत करो। आपका शोर उड़ाएगा कौन, सफलता। आगे गाइडेंस जरूर लो। इस चीज़ को देखो, फोकट में अगर गाइडेंस मिल रहा है ना, तो हालांकि लोग महत्व कम करते हैं, लेकिन गाइडेंस लेने में कोई बुराई नहीं है। आप जरूर पूछो, मार्गदर्शन लो। जैसे मैं नेट में 0.4 से कटा हूँ इंडियन हिस्ट्री में पिछले साल, ठीक, क्योंकि मैंने उसकी तैयारी नहीं की थी। मैं उस एग्ज़ाम को अपने पीएससी के अनुभवों के आधार पर दिया था और 0.4 से मैं कटा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने फिर क्या किया, गाइडेंस लिया। किससे, अपने से छोटों से भी लिया, बड़ों से भी लिया। जहाँ से आप सीख सको उस जगह से सीखने की क्या करो, कोशिश करो। अगला क्या है, स्टडी के टेक्निक्स पे ज़्यादा थोड़ा सोचो कि आप किस टेक्निक से अच्छे से पढ़ पाते हो। जैसे कल के वेबिनार में मैंने स्टडी के टेक्निक्स बताया था, ज़्यादा लोग को जोड़ नहीं पाया क्योंकि नेटवर्क जो सही नहीं था, तो मैं लोगों को प्रचार नहीं कर पाया। 11:40 में हम लोग वेबिनार चालू किए सुबह संडे को, और ठीक आधा घंटा पहले मैं लोगों को बताया, तो लिमिटेड लोग जुड़ पाए थे उस टेक्निक्स पे। अगर इसमें स्टडी टेक्निक्स पे दिक्कत होगा तो एक दिन और मैं क्लास बता दूंगा स्टडी टेक्निक्स क्या होता है। आप क्या करो, उस सेगमेंट को छोड़ दो जो जिसमें से ज़्यादा वेटेज नहीं आ रहा है। आप उसका एक की पॉइंट बनाओ। मतलब आप चीज़ों को जब पढ़ो ना, तो की पॉइंट्स बनाओ और हमेशा हाईलाइट कर करके चलो। पढ़ते जाओ, हाईलाइट करते जाओ, पढ़ते जाओ, हाईलाइट करते जाओ, और नेक्स्ट वीक फिर से जिसको आपने हाईलाइट किया है आप उसको क्या करो, रिविज़न कर लो। ठीक है, तो स्टडी का टेक्निक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। और सबसे आखिरी बिंदु 90 नंबर पे है, वो है बिजी शेड्यूल। एक बात हमेशा याद रखिएगा, मेरा पर्सनल अनुभव यह कहता है, मैं देखिए मेरा 2.5 से 3 साल का बेटा है, 8 घंटे की नौकरी है, और मेरी वाइफ वर्किंग है, मैं भी वर्किंग हूँ। इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी मैं आप लोगों के लिए क्लास लेता हूँ, मैं बिज़ी रहता हूँ, और उसके बाद मैं फिर ग्रुप का संचालित करता हूँ। 60 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। मैंने 4 पीएससी मेंस लिखा, उसके बाद में विभिन्न एग्ज़ाम निकाला, आईबीपीएस भी मैंने निकाला,
टीटी का इसका निकाला, क्या कहते हैं, एएलपी का, असिस्टेंट लोको पायलट का। आंखों में था तो दिक्कत तो नहीं गया मैं। ये सब जो एग्ज़ाम मैंने निकाला वो कहाँ से निकाला? बिजी शेड्यूल से निकाला। पीएससी का प्री कैसे निकाला? तो बिजी शेड्यूल को। एक खाली व्यक्ति क्या करता है, अपने समय का प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाता, वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाता क्योंकि उसके लिए हर टाइम नॉर्मल है। और एक बिजी व्यक्ति, एक वर्किंग व्यक्ति जब फोकस करता है किसी चीज़ पे तो वो अपना 100% कहना चाहिए कि प्रोडक्टिविटी देता है। कैसे देता है? मान लीजिए उसको 6 घंटा ही पढ़ना है तो 6 घंटा अपना जान लगा के पढ़ेगा, और आपके पास में 24 घंटा है लेकिन आपको पढ़ना है कितना है, 6 से 9 घंटा। तो आप वो 6 से 9 घंटे में जान नहीं लगाने वाले, क्योंकि हर 10 मिनट में आपका मोबाइल खुलेगा। जबकि खोलना किसके लिए चाहिए? इस स्टडी के लिए मेरा यूट्यूब चैनल खोलना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप क्या करोगे, हर 10 मिनट व्हाट्सअप चैनल ये सब खोलोगे और समय को बर्बाद करोगे। तो ये टोटल मैंने टिप्स जो बताया, इसको 5 बार दिमाग में बैठाओ। सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट करो, सिंगल एग्ज़ाम को टारगेट करो, 5 से 6 घंटे मिनिमम पढ़ना सीखो। कैसे पढ़ोगे आप देख लो, किस टाइम आपका बच्चा सोता है, किस टाइम बच्चा स्कूल जाता है, किस टाइम आपका ऑफिस छुट्टी होता है, 5 से 6 घंटा पढ़ लो। अवॉइड करो पार्टी को, दोस्तों से मिलना जुलना और ज़्यादा समय गैदरिंग करने में। दुख के काम में जाओ, सुख के काम में मत जाओ। तब तक मत जाओ जब तक जीवन जो है एक अच्छा मोड़ पे नहीं पहुंच जाता है। और डिस्टेंस को बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके वर्किंग प्लेस से। आप डिस्टेंस को ध्यान में रख करके कमरा लो। 10 से 12 किलोमीटर में कोई दिक्कत नहीं है, आदमी घर से भी अप डाउन कर सकता है जैसे मैं करता हूँ, लेकिन आपको 5 किलोमीटर के अंदर मिल जाए तो अच्छी बात है। साइलेंटली मैनेज करो, साइलेंटली बुक खरीदो, साइलेंटली प्रिपरेशन करो, साइलेंटली कहना चाहिए कि वर्कआउट करते रहो, सीखते रहो और गाइडेंस लेते रहो। भैया फोकट में पूछने में पैसा नहीं लगता है, समय नहीं लगता है। अगर किसी से पेमेंट करके भी गाइड लेना पड़े तो भी आप गाइडेंस लो। गाइडेंस से हमेशा आप अच्छा ही सीखोगे, उससे आप शराबी जुआड़ी चोर नहीं बनने वाले, आप उससे एक सभ्य व्यक्ति और अच्छे नागरिक बनोगे। अगर गाइडेंस अच्छा रहा तो आगे भी पहुंचोगे। स्टडी के जो टेक्निक्स है उस टेक्निक को आप यूज़ करो, की पॉइंट्स बना बना के पढ़ो और कहना चाहिए कि हाईलाइट कर करके पढ़ो ताकि बीच बीच में आपको रिवीजन करने का मौका मिले। और साप्ताहिक रिवीजन करो, संडे के दिन कुछ मत पढ़ो। संडे के दिन क्या करो, मोटिवेशन 1-2 देख लिया करो, संदीप माहेश्वरी जी का या दीपक कुमार सर का मोटिवेशन वीडियो देख लिया करो। मैं अपने माधव पहल अकेडमी में डालता हूँ मोटिवेशन क्लासेस, आप उसको देख लो। फ्री ऑफ कॉस्ट तो देखना है यार, आजकल तो सभी 199 रुपये का रिचार्ज कराते हो जियो का। देख लो, फालतू कॉमेडी वॉमेडी या दूसरे बार के साइट्स में जाने का से अच्छा है कि मेरे वीडियो देख लो, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बिजी होना सीखो यार। जो इंसान बिजी है ना वो बहुत खुश है। सबसे ज़्यादा दुखी इंसान वो है जो इंसान बिजी नहीं है, और सबसे ज़्यादा सुखी इंसान वो है जो इंसान बिजी है, जिसके पास में ठहाके मारने का, देश दुनिया का बुराई करने का, परिवार का चर्चा करने का, माँ बाप से झगड़ा करने का, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा करने का समय नहीं है। वो सबसे ज़्यादा सुखी है। इसीलिए बिजी रहो और इस काका बाबू वाली ज़िंदगी से दूर रहो और आगे बढ़ो। अंत में मैं क्या करूँगा, पिंक मूवी की कुछ बातें आपको कहना चाहूँगा। शायद वो बातें आपको अच्छा लगेगा, शायद वो बातें आपको मोटिवेट करे। मैं उस लाइन को, मेरा फेवरेट लाइन है, मैं उसको कहना चाहूँगा कि तू खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तो जो तुझसे लिपटी बेड़ियाँ समझ न इसको वस्त्र तू, जो तुझसे लिपटी बेड़ियाँ समझ न इसको वस्त्र तू, ये बेड़ियाँ पिघाल के बना ले इसको सस्त तू, बना ले इसको सस्त तू। और चरित्र जब पवित्र है, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ये ले परीक्षा तेरी। जलाकर जलाकर भस्म कर, जलाकर भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मसाल है। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। हे मातृभूमि, जय भारत माता, जय छत्तीसगढ़। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। इतना मेहनत कर रहा हूँ, सपोर्ट आप लोगों का बना रहे।